हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है क्वांटम सैटेलाइट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने एम किया है कि नेक्स्ट 2-3 सालों में क्वांटम सैटेलाइट का ये प्रोजेक्ट है, ये लॉन्च करने वाले हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि यूज़ करती है क्वांटम फिजिक्स और सिक्योर करती है सिग्नल की स्ट्रेंथ। इसका पर्पस है इन्हांस करना सिग्नल की सिक्योरिटी और फैसिलिटेट करना क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो वर्ल्ड का फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट था मिसियस, जो कि चाइना ने बनाया था और 2016 में लॉन्च किया था। सो ये होती है क्वांटम सैटेलाइट। तो जानते हैं नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में। एक प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और इसका एम है एक्सेलरेटेड यूज़ करना क्वांटम फिजिक्स का और डेवलप करना उससे एडवांस कम्युनिकेशन और सेंसिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन। कोविड-19 के टाइम में ये बहुत न्यूज़ में थी। तो अब जानते हैं ये अभी न्यूज़ में क्यों है। तो ना इसका इथिकल अप्रूवल के लिए कंसर्न आ रहा है, यानी ये पेपर गया था कि इसे अप्रूवल चाहिए मेडिसिनल यूज़ के लिए, लेकिन ये अभी डिसअप्रूव हो गया है। तो ये क्या है, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि यूज़ होती है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, आर्थराइटिस यानी जॉइंट की प्रॉब्लम, या फिर लूपस एरिथ्रोमाइटोसिस के लिए। और ये रिड्यूस करती है इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी, या फिर किल करती है मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट को, जो कि होते हैं एनोफिलिस मॉस्किटो। तो देखिए ये है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये इसका फॉर्मूला, ये है मेडिसिन। तो ये स्टडी ना कंडक्ट की गई है फ्रेंच रिसर्चर के द्वारा, और इन्होंने पब्लिश किया है। और इन्होंने क्लेम भी किया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जब कंबाइन होती है एरिथ्रोमायोसिन से, ये रिड्यूस करती है सार्क, यानी जो कोविड-19 का लोड है, वायरल लोड, उसे रिड्यूस कर सकती है। इसलिए इन्हें कोविड में इसे यूज़ भी किया गया है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की, अभी पब्लिश की गई है, और इसका एडिशन था 18th एडिशन। तो ये पब्लिश की गई है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि 2 साल में एक बार किया जाता है, और ये पब्लिश होती है 1987 से। और इस रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन रहती है फॉरेस्ट कवर की, ट्री कवर की, मैंग्रोव्स की, और जितने भी कार्बन स्टॉक है इंडिया की फॉरेस्ट में उसकी। सो ना ये रिपोर्ट का हाईलाइट दिखने से पहले इम्पॉर्टेंट टर्म जानते हैं। तो सबसे पहले है फॉरेस्ट एरिया। ये ना ऐसा एरिया होता है जो कि लीगल स्टेटस में आता है फॉरेस्ट लैंड में, यानी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आता है और उसमें फॉरेस्ट रहते हैं, वो हो जाते हैं फॉरेस्ट एरिया। लेकिन फॉरेस्ट कवर क्या होते हैं, ये किसी भी लैंड को पकड़ लेते हैं, गवर्नमेंट की रहे नहीं रहे, इसलिए इसे लीगली नहीं जाना जाता। सो देखिए रिपोर्ट ना डीप असेसमेंट करती है फॉरेस्ट और ट्रीज रिसोर्सेज के, और वो बेस्ड रहती है रिमोट सेंसिंग डाटा के ऊपर, यानी सैटेलाइट डाटा रहता है उस पर, और नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री के ऊपर। सो देखिए इस रिपोर्ट के हाईलाइट। इंडिया का फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है, 25.17%, जिसमें फॉरेस्ट कवर है 21.76% और ट्री कवर है 3.41%, यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये इंक्रीज़ हुआ है। सो देखिए टॉप 4 स्टेट जिसमें ना फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ा है। तो पहले छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, फिर राजस्थान। और टॉप 3 स्टेट जिन्होंने ना मैक्सिमम इंक्रीज़ किया है फॉरेस्ट कवर में, तो फर्स्ट है मिज़ोरम, गुजरात और उड़ीसा। और टॉप 3 स्टेट जिनका ना लार्जेस्ट फॉरेस्ट और ट्री कवर है, जो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। और टॉप 3 स्टेट जिनका ना फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, तो ये है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। सो देखिए परसेंटेज वाइज क्या है, टोटल जोग्राफिकल एरिया का परसेंटेज, यानी लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, यानी उसका 100% एरिया में से यहाँ 91% फॉरेस्ट ही है। नेक्स्ट है मिजोरम, देन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और मैंग्रोव कवर कितना है, 4992 स्क्वायर किलोमीटर कंट्री में। सो जानते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर में, और ये मैंडेट करती है कि फॉरेस्ट सर्वे और उसकी असेसमेंट कंट्री में होती रहे। नेक्स्ट है हमारा देनाली फॉल्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी ना ये टूट गया है। तो इसकी लोकेशन है अलास्का में। और ये फॉल्ट क्या होती है, फॉल्ट ना ऐसा दिखने वाला इंटरसेक्शन होता है, यानी
दरार समझिए, दरार पड़ जाती है ना, तो वो है ये एक जोग्राफिकल फिनोमेना जो कि अर्थ के सरफेस पे रहता है, जो कि उसे फ्रैक्चर या फिर जोन ऑफ फ्रैक्चर भी कहा जाता है। और जब फ्रैक्चर पड़ता है ना दो ब्लॉक के बीच में रॉक के, तब ये होता है। और ये जनरेट क्यों होता है? टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट होते रहते हैं ना, तब ये फॉल्ट जनरेट हो जाता है। सो देखिए, ये है देनाली फॉल्ट। नेक्स्ट है हमारा AIMC सिस्टम। तो ये क्या है? ऑटोमेटेड एंड इंटेलिजेंट मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन है, यानी मशीन के देखरेख में अभी कंस्ट्रक्शन होने वाला है। तो इसलिए अभी न्यूज़ में है कि जो हमारे हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, इन्होंने यूज़ करने की बात की है जब रोड बनेंगे उसमें। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के द्वारा, जो कि काम करेगा इफ़िशिएंट नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन के लिए। और ये ऐसी एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंट मशीन है जो कि रियल टाइम डाटा शेयर करेंगी, और उससे ही ना रोड की क्वालिटी भी इम्प्रूव होंगी, और फिर उससे ही ना जो रोड पर एक्सीडेंट होते हैं वो कम होंगे। सो देखिए, ये है सिस्टम, एमिक सिस्टम। सो नेक्स्ट है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने ना चेतावनी जारी की है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ज्वाइन करने से पहले फार्मर और MSME के जो भी वर्कर है उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचो। तो ये कहा गया है, भारत 100 समिट हुई है असम की वहाँ। तो क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? ये ऐसा एक एग्रीमेंट होता है जो कि दो कंट्रीज़ के बीच में होता है, यानी अगर एक दूसरे के प्रोडक्ट एक दूसरे के कंट्री में जा रहे हैं तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। वो हो जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होते। सो देखिए, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या क्या कवर होता है? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सर्विस में आता है बैंकिंग और IT कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, फिर एडवांस में आ गया इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट, ये सब हो जाते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर में। सो जानते हैं कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के बारे में। ये ऐसे टाइप का एग्रीमेंट है जो कि दो कंट्री के बीच में होता है और कवर करता है ब्रॉड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो जानते हैं असम के बारे में। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म जानिए, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है इंडिया का इंटरेस्ट ट्रेड और कॉमर्स के सेक्टर में। फाउंड हुई थी 1920 में बाय निरंजन हीरानंदानी के द्वारा, जो कि एक इंडिया की ओल्डेस्ट एपेक्स चैम्बर है, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जनरेशन DNA सीक्वेंसिंग। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, इन्होंने इनॉग्रेटेड किए हैं पश्मीना सर्टिफिकेट एंड नेक्स्ट जनरेशन DNA सीक्वेंसिंग फैसिलिटी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में। तो ये क्या है? ये एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो कि इनेबल करती है रैपिड और हाई DNA डिकोडिंग में, और ये एनालाइज भी करती है मिलियन ऑफ DNA सीक्वेंस एक ही साथ, यानी साइमल्टेनियसली। सो इससे क्या होता है? ये सब क्या होता है? जैसे सपोज किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है, कोई जेनेटिक रेयर डिसीज़ है, तो उससे ना नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होने से पहले ही उनका DNA चेक कर लेते हैं, और उससे क्या होते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में ये पास नहीं हो पाती, और उससे एक हेल्दी बेबी प्रोड्यूस होता है, और उससे ना जेनेटिकली जो भी प्रॉब्लम रहे वो पहले ही कट किए जाते हैं। तो वो हो जाता है DNA सीक्वेंसिंग। सो देखिए, ये अलाउ करती है रिसर्चर्स को गेन करने के लिए डीपर इंसाइट, जो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी में हो जाए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में और पॉपुलेशन की हेल्थ में भी। तो जानते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसमें ना जीनोम की मैपिंग की जाएंगी, और ये प्रोजेक्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में, और ये लॉन्च हुआ था गोल क्रिएट करने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव डेटाबेस जेनेटिक वेरिएशन का, जितने भी इंडिया के पॉपुलेशन है उनमें। ये देखिए, ये है DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो थोड़ा जानते हैं DNA के बारे में। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी, यानी ना यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता और राइबोस शुगर होती है, इसलिए बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें ना दो पेयर होते हैं, एडेनिन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ, और ना शुगर फॉस्फेट के इसके बॉन्ड रहते हैं। ये जो है ना, ये रहते हैं शुगर फॉस्फेट के बॉन्ड। सो ना देखिए, इससे रिलेटेड पश्मीना है। पश्मीना क्या है?
पश्म का मतलब ही वूल होता है पर्शियन लैंग्वेज में, बट ना ये कश्मीर में पश्म का मतलब होता है रॉ या अनस्पून वूल, जो कि ना डोमेस्टिकली ये जो गोट है, बकरी है, चांगथाई गोट, इससे आता है। और अभी ये रिफ़र किया जाता है ऐसा मटेरियल और वेरिएंट जो कि ना कश्मीरी हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़ होता है। जैसे देखिए ये शॉल, पश्मीना शॉल कितनी कॉस्टली आती है क्योंकि ये बहुत गर्म होती है और अच्छी भी होती है। नेक्स्ट है हमारा डिंगा डिसीज़। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इसका हैवॉक हो गया है युगांडा में। तो इसका मतलब क्या है, डिंगा डिंगा डिसीज़ का शेकिंग लाइक डांसिंग, यानी डांस करवाने वाला एक डिसीज़ है जो कि प्रीडोमिनेंटली ना इम्पैक्ट करता है वुमेन और गर्ल्स को, जिससे फीवर आता है और बॉडी ऐसे हिलने लगती है, शेक होने लगती है। और ये करंटली ना ट्रीट किया जा रहा है एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, ये ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि ना जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है उसे उससे लड़ते हैं, और लड़ ना सके ना तो बैक्टीरिया को इतना पावरफुल बना देते हैं कि वो खुद ही उस फॉरेन मटेरियल से यानी पैथोजन से लड़े, या और उससे ना बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नहीं होने देता। तो ये हो जाता है एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है हमारा स्माइल प्रोग्राम। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन की है $350 मिलियन की पॉलिसी अंडर द प्रोग्राम, जिसका नाम है स्माइल प्रोग्राम। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथनिंग मल्टी मोडल्स इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, जो है स्माइल, जो कि एक ना लोन देने वाला है। एडीबी लोन देगा इंडिया को, और ये ना लॉजिस्टिक के सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट फिर काम करने वाली है। देखिए इसका एम है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्सपांड करना और इम्प्रूव करना सप्लाई चेन की फैसिलिटी। तो ये प्रोग्राम कोलैबोरेशन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर में, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर में, और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में। तो ये क्या करता है, ये ना पैसे प्रोवाइड करता है एशिया पैसिफिक रीजन में, यानी किसी भी कंट्री को पैसों की नीड रही तो ये देता है। नेक्स्ट है हमारा साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ये अवार्ड रिकमेंडेड किए गए हैं। तो ये अवार्ड क्या होते हैं, ये ऐसे अवार्ड होते हैं जो कि आउटस्टैंडिंग बुक रहते हैं या फिर लिटरेरी मेरिट्स पब्लिश होते हैं मेजर इंडियन लैंग्वेज में, जो कि रिकॉग्नाइज करती है एकेडमी। उसमें ये अवार्ड दिए जाते हैं, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी 22 लैंग्वेज है, और उसमें ना इंग्लिश और राजस्थानी ये भी इंक्लूड करते हैं इस अवार्ड देने के लिए। जानते हैं साहित्य अकादमी के बारे में। ये ना इस्टेब्लिश हुई थी 1954 में, और ये रजिस्टर है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये आया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि ना लिटरेरी डायलॉग पब्लिकेशन या प्रमोशन जो भी कंट्री में हो रहे हैं उसको प्रमोट करती है। और ये ओनली इंस्टीट्यूशन है जो कि अंडरटेक करता है लिटरेरी एक्टिविटीज़ 24 इंडियन लैंग्वेज में, जिसमें ना इंग्लिश भी आ जाती है फिर। दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।